दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले एक बरस से शीत युद्ध चल रहा था वह खुल्लम खुल्ला लड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार मोदी को खुलेआम चुनौती दे डाली है। इस खबर को दबाने और छिपाने की कोशिश इस देश की मीडिया कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने आगे आकर वो सबूत सामने रख दिए जिसमें योगी ने मोदी को चुनौती दे डाली है। यह हर कोई जानता है कि पिछले 2 महीने से योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर हो चले थे कि मोदी और शाह कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की छवि को धक्का लगा, वो कमजोर हुए। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी भरपाई की कोशिश थी, लेकिन पड़ गया ये उल्टा दाव। सीज फायर वाले मसले से लेकर तमाम मसलों पर और ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण पर मोदी शाह का हर एक दाव फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब बारी योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला। चूंकि योगी के मुकाबले मोदी के प्रति इस देश की मीडिया ज्यादा चरण चाटुकार बनी हुई है, इसलिए इस खबर को दबाने की कोशिश की गई कि कौन है जो मोदी को चुनौती दे सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसका खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन कर दिया, यानी यूं कहा जाए सबूत दे दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह वैसे होना ही था, आज नहीं तो कल तो होना ही था। मैं पहले भी कह रहा था कि जो चल रहा है वो ऐसी स्थिति में चल रहा है जिस स्थिति में योगी आदित्यनाथ छटपटाए हुए हैं। आप याद करिएगा, करनी सेना वाला, मैं यहां से शुरू करूंगा क्योंकि यहां दिखाना बहुत जरूरी आपको है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जब कमजोर हुए तो उनकी जो एंटी खेमा है वो पूरी तरीके से मतलब पूरी चढ़ाई करने के मूड में था। वो इस स्थिति में आकर लाकर खड़ा कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ बड़े बेबस नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि शायद वो मोदी शाह के सामने सरेंडर ना कर दे। मैं पहले समझा देता हूं हुआ क्या। अप्रैल की शुरुआत से ही, और या यूं कहा जाए मार्च के आखिर में ही, जब रामजीलाल सुमन ने एक बयान संसद के अंदर दिया, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करनी सेना जो राजस्थान में सक्रिय है, उत्तर प्रदेश में आकर ऊधम काट रही थी। लेकिन जैसी कार्रवाई योगी सरकार दूसरे धर्म और जाति के संगठन या लोगों के साथ करती है, करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं कर रही थी। यह बात आरएसएस को भी पसंद नहीं आई। अप्रैल के महीने में जब वो तमाशा ऊधम काटा गया, रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ब्राह्मण समाज से लेकर दलित समाज नाराज था, उससे आरएसएस ने भी अपनी कन्नी काट ली थी। अलीगढ़ गए, काशी गए आरएसएस प्रमुख, योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते। यह संदेश और संकेत पहुंच गया मोदी शाह तक। वो समझ गए योगी आदित्यनाथ अकेले हैं। एक एक करके पर कतरे जाने लगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय नेताओं को अपने साथ मोदी शाह ने करने की कोशिश की, या फिर उनके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो समाजवादी पार्टी के करीब आ गए, जिसमें से बृजभूषण शरण सिंह तो खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ का लेकर मोर्चा खोलकर बैठ गए। सबने देखा, नंदकिशोर गुर्जर हैं जो लोनी के विधायक हैं, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ के करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सबने देख लिया। योगी आदित्यनाथ अप्रैल, मई और ये जून, उस तक अब तक ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई समझ जाओ, रुक जाओ, बात मानो। लेकिन उनके अपने ही लोग उनको छोड़कर जा रहे थे। ये समझ रहे थे कि दूसरा जो मेरा एंटी खेमा है वो ये सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद 10 मई को सारी चीजें हुई, सीज फायर हुआ, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जैसे जैसे रिएक्शंस योगी आदित्यनाथ ने देखे, अब उन्होंने मुखर होकर खेल करना शुरू कर दिया है। और खेल कहां से शुरू हुआ है, कहां से द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ है, कहां से सबूत आया, तो पहला ये सबूत देख लीजिए। क्या लिखा है, पढ़िए। टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50% हो, वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग। अमूमन ये कभी नहीं देखने को मिला है कि जहां बीजेपी शासित राज्यों, ये नहीं होता, बीजेपी चलो छोड़ देते हैं, हम कांग्रेस को भी लेकर चलते हैं। अगर कांग्रेस की किसी राज्य में सरकार है और केंद्र में भी केंद्र की कांग्रेस सरकार है, तो आपस में भिड़ते नहीं है। ऐसे सिर्फ डबल वाले हालात पैदा नहीं होते। हाँ, अंदर खाने राजनीति चलती रहे, बात अलग है। लेकिन जहां जहां भी कांग्रेस के केंद्र और राज्य भिड़े हैं, समझ लिए बगावत हुई है, और इतनी जबरदस्त बगावत हुई है कि पार्टी में टूटन देखने को मिली। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में है। यह बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब साफ कह दिया है, किसी की पता नहीं है, मुझे 50% हिस्सा चाहिए जो टैक्स आ रहा है। दरअसल सब जानते हैं जीएसटी के नाम पर कितना टैक्स थोपा जाता है। वो ये देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि जब टैक्स की बात आती है तो वो पैसा रख लिया जाता है और वो पैसा जाता कहां है ये भी सब समझ रहे हैं। जब कोई आरटीआई लगाकर सवाल पूछता है तो उसका जवाब केंद्र सरकार नहीं देती है। तमाम तरह का चंदा ले लिया और पीएम केयर फंड हो गया, कोई आरटीआई से जानकारी नहीं। वो तो लताड़ पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की पिछले बरस, तो पता लगा शराब माफियाओं से
कोरोना की दवाई बनाने वालों से, बीफ कारोबारियों से, मीट कारोबारियों से, सट्टा कारोबारियों से सबसे पैसा ले रखा है चंदे के तौर पर बीजेपी ने। तब जाकर यह खुलासा हुआ, तब से ही बड़े मुखर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही किस तरह से ये माहौल क्रिएट हुआ सबको समझ में आया। पिछले 1-1.5 महीने से जो झेल रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब मोदी शाह के कमजोर होने पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा 50% चाहिए, तो ये बताइए क्या करना है। वैसे इस बात की उम्मीद ज्यादातर ममता बनर्जी से हो रही थी कि ममता बनर्जी कर सकती, झारखंड कह सकता है एक बार में, वहां विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु से आवाज उठ सकती है, लेकिन हो गया उल्टा, यहां से आवाज उठ गई। अब देखिए अखिलेश यादव ने क्या लिखा, अब समझ में आया डबल इंजन के बीच टकराहट का कारण। दरअसल ये झगड़ा इंजन से ज्यादा ईंधन का है, मतलब पैसों का है। दिल्ली वाले अपने को बड़ा मानकर लखनऊ वालों से ज्यादा रखना चाहते हैं, जबकि लखनऊ वाले अपने को बराबरी पर लाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, स्पष्ट है कि मुझे 50% चाहिए, यहां पर भी मेरे अपने खर्चे हैं। और भैया क्यों नहीं, अब एक बात सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, वहां वाली सरकार गिर गई, लोग तारीफ, चाणक्य ने काम कर दिया। अरे चाणक्य नहीं, जो लोग ये चाणक्य कहते हो ना, सरकार जाने के बाद देखना आपके और हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे सरकारें बनाने और बिगाड़ने में की गई थी, कैसे सरकारें बनाई जा रही थी और कैसे सरकारें गिराई जा रही थी, उसमें किसी और का नहीं। बीजेपी अपनी जेब का पैसा, फिर अमित शाह या फिर मोदी अपनी जेब का पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो पैसा हमारा टैक्स के तौर पर जाता था उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब देखिए सच तो यह है कि इस दरअसल के पीछे एक और दरअसल है, वो है टैक्स के पैसों को योजनाओं के नाम पर निकालकर भ्रष्टाचार करना। इसीलिए ये रसाकसी उत्तर प्रदेश के भले के लिए नहीं हो रही है, बल्कि अपने अपने अकूत खजानों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हो रही है, जिसके ठिकाने बगल के राज्य तक में मिलते हैं, या फिर जिसका उदाहरण भाजपा सरकार में भवनों से टपकती छतों, हर महीने सिलसिलेवार गिरती हुई पानी की टंकियों और उखड़ती हुई सड़कों से लगातार मिल रहे हैं। भाजपा राज में टैक्स में हिस्सेदारी की खींचतानी सही मायनों में भ्रष्टाचार के बंटवारे की कहानी है, ये उन्होंने बताया है। मैंने कहा ना, वो भी चाहेंगे ना योगी आदित्यनाथ कि जब उनकी कुर्सी पर, उनके सिंहासन पर, उनके पद पर कोई बात आए तो वो भी इस तरीके से, इस हैसियत में हो कि सरकारी खजाने से पैसे निकाल कर कुछ कर सके। अब यह जरूरी थोड़ी ना कि हर काम मोदी शाही करे, एक ही चाणक्य मना रहेगा। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, अखिलेश यादव को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहना है। सिर्फ समाजवादी पार्टी पर फोकस करना है कि उसको कैसे, इस जो एक तेजी आई उस तेजी को कैसे बरकरार रखना। वैसे भी चाचा भतीजे एक है, तब से बीजेपी बेचैन है। ये आपस में इस कदर लड़े हुए हैं कि वो उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं, वो उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। वो उनके साथ असहज है, ये इनके साथ असहज है। वो इतने अकेले पड़ गए हैं कि पूरी जनता, सोचिए 2014 में क्या स्थिति थी। अगर कोई गलती से सर्वे करा लिया जाए मोदी के नाम पर तो हर कोई भी तबका हो वो मोदी मोदी करता था। आज कुछ भी लिख लीजिए मोदी के नाम पर, शाह के नाम पर, यकीन मानकर चलिए सिर्फ फटकार पड़ती है। तो इधर ये भी कमजोर है, जो इनके अपने लोग थे वो साथ छोड़कर बैठे हुए हैं। यानी खेल अब सिर्फ फुटबॉल तक आ ही गया है। नमस्कार।